नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और अब मध्य प्रदेश के लिहाज से कल का दिन अहम रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया है और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी उनके साथ विधानसभा पहुंचे थे। तो कल से अहम दिन है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, चाहे वो नरसिंह घोटाला हो या फिर चुनावी वायदे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। एक लंबी लिस्ट विपक्ष के पास मौजूद है। वहीं सत्ता पक्ष भी कई सारे विधेयक और खास तौर पर बजट भी पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले चुनाव का समय था और इस लिहाज से केवल एक छोटा बजट जिसे कहा जाता है उसे पेश किया गया था। लेकिन अब पूर्ण बजट जो है मध्य प्रदेश का पेश किया जाना है इस मानसून सत्र। छत्तीसगढ़ में भी कल अहम दिन होगा। किसके लिए? महतारियों के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए। दरअसल सरकार महतारी वंदन योजना की कल 5वीं किश्त जारी करने वाली है और इससे महिलाओं के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश की 70,12,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह रकम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि प्रदेश की महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए सरकार की तरफ से महतारी वंदन योजना के तहत दिया जा रहा है और ये रकम उनके खाते में कल ट्रांसफर होने जा रही है। अब देखिए 70,12,000 से ज़्यादा महिलाओं के खाते में हर महीना महतारी बंधन का पैसा प्रथम सप्ताह में ही भेज रहे हैं और संभवतः कल भी मतलब जुलाई महीने की राशि उनके खाते में चली जाएगी। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाने वाले हैं, यानी कल से बदल जाने वाले हैं। आईपीसी, सीआरपीसी का कानून भी बदल जाएगा। दिसंबर 2023 में संसद से पारित तीनों कानून कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। कैसे, क्या होने वाला बदलाव? आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा, यानी कि BNS, इंडियन पीनल कोड पहले कहा जाता था। इसके अलावा CRPC अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और एविडेंस एक्ट जो था पहले अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएगा। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 358 धाराएं रह गई। संशोधन के जरिए इनमें 20 नए अपराध भी शामिल कर दिए गए हैं। 33 अपराधों में सजा को बढ़ाने का काम किया गया है। CRPC की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या बढ़ गई है और ये 531 हो चुकी है। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ दी गई। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए तो इसमें भी बदलाव हो चुका है। 170 नियम कानून इसमें तय किए गए हैं और 24 कानून बदले भी गए हैं। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की बात कर लेते हैं, जहां पर नदी जोड़ो अभियान के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। ये पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने की परियोजना है। इससे दोनों प्रदेशों के लाखों किसानों को फायदा होगा। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी
और सरकार बनने के बाद माननीय भजनलाल जी और हम लोग मिले थे 28 जनवरी को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बह के जाने वाली तीनों नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चलें कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें। कल से मध्य प्रदेश में वाहनों की जांच का तरीका बदलने वाला है। एमपी में गुजरात के पैटर्न पर वाहनों की चेकिंग होगी। अवैध वसूली रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। कारण यह कि मध्य प्रदेश में अवैध वसूली बहुत चरम पर थी। इसकी वजह से मध्य प्रदेश की बदनामी भी होती थी। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी। सीएम ने नई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आरटीओ टोल बैरियर पर होने वाली वसूली ने मध्य प्रदेश को बदनाम कर रखा है और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त एक्शन में है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई के बाद इन बैरियर पर व्यवस्था बदलेगी और कुछ ही समय बाद यहां पर गुजरात मॉडल लागू होगा, जिसमें कोई भी अवैध जो वसूली करने वाला है वो यहां पर नहीं टिकेगा। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी से खबर बताते हैं, सिल्की नदी में 4 लोग बह गए थे। हालांकि गनीमत रही कि 3 ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है। नदी के तेज बहाव में वो बह गया। लोगों की मदद से अब नदी में तलाश का काम चल रहा है। बता दें कि प्रस्तावित बांध के डूब क्षेत्र का सर्वे करने के लिए आए हुए थे। सिल्की नदी पार करने के दौरान यह हादसा पेश आया है। सर्वे करने के लिए आए थे और यही पानी में बह गए। हमारे साथ कृष्णा साहू हमारे संवाददाता डिंडौरी से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा पूरा मामला जो है बिछिया चौकी के अंतर्गत कुटरई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सिल्की नदी में अचानक बाढ़ आ गया था। जहां पर ये सभी के सभी करीब 7 लोग ऐसे थे जो बसनिया बांध का सर्वे करने के लिए मौके पर गए हुए थे। उस समय जब मौके पर ये बसनिया बांध का सर्वे करने गए थे तब नदी सूखी हुई थी, लेकिन अचानक जिस तरीके से जो बारिश हुई है उसके बाद से जो जंगलों का और बाकी नदियों का, सहायक नदी नालों का जो पानी उफान पर आया, उसके बाद नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें से करीब ये जो 4 लोग हैं ये बह गए थे, जिसमें से 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। लेकिन अंकित नाम का जो एक कर्मचारी था वह बह गया है। अंकित जो है राजस्थान के झुंझुनवाला का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल स्थानीय गोताखोरों की मदद से अंकित की तलाश की जा रही है और मौके पर बिछिया पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कृष्णा। पुणे के लोनावला में मानसून की छुट्टियां मनाने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य पानी में बह गए। उनके पानी में बहने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में परिवार पानी के बीच खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही जल स्तर और उसका बहाव ज्यादा होता है, ये अपना संतुलन खो देते हैं और सभी एक साथ बह जाते हैं। बहने वाले लोगों में 5 लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। उनमें से 3 के शव बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है। और ये घटनाक्रम जो है ये इंदौर के उस वाक़ये की याद दिलाता है जो कई सालों पहले घटा था और वहाँ पर भी ऐसे ही फॉल में लोग बीच में खड़े हुए फ़ोटो सेशन करा रहे थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसे ही कई सारे लोग आपस में चिपक कर अपने आप को संभाले हुए थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पानी कब पहाड़ी नदियों का बढ़ जाता है। और वहाँ पर भी यही हुआ, सभी लोग बह गए थे और सभी की इंदौर के उस घटनाक्रम में मौत हो गई थी। इसमें 3 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी।
नारायणपुर में 60 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा पकड़ा गया है। 2 गाड़ियों से इसकी बरामदगी हुई है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर 2 महाराष्ट्र के हैं जबकि 1 मध्य प्रदेश से है। बता दें कि ओडिशा के मलकानगिरी से, जो कि एक प्रकार से कहा जाता है कि ये हब है, यहीं से तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। ओडिशा के मलकानगिरी से महाराष्ट्र ये गांजा ले जा रहे थे नारायणपुर और कोंडागांव मार्ग पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की और यह बड़ा खुलासा किया है। अभनपुर में चाकूबाजी की वारदात हुई है, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद हुआ, विवाद के बाद चाकू चल गए और 6 लोगों ने मिलकर 3 लोगों पर हमला कर दिया। 2 लोगों को जो चाकू लगे हैं इनमें हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। नवापारा के छाटा रोड पर वारदात हुई है। आरोपी फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। शहरवासियों और किसानों के लिए दशकों पहले विदिशा शहर में बनाई गई नहर अब जमीन से गायब हो चुकी है। अब तो परियोजना से जुड़े अफसर भी नहर को खोज ही नहीं पा रहे हैं। विदिशा जिला प्रशासन भी केवल जांच करने की बात पर अटका हुआ है। रिपोर्ट में जानिए आखिर कैसे जमीन से पूरी नहर गायब हो गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में कई विभाग मिलकर एक नहर की खोज में जुटे हैं। दशकों पहले विदिशा शहर, दौलतपुर और मदनखेड़ा इलाके की जरूरतों को देखते हुए विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना के नाम से बनी ये नहर जमीन से विलुप्त हो चुकी है। बेखबर अशोक सागर परियोजना विभाग अब राजस्व विभाग से नहर खोजने की गुहार लगा रहा है। तरीके से विदिशा में किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके यहाँ पर एक नहर बनाई जाती है, लेकिन आज वो नहर यहाँ पर गायब दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आज ये सिस्टम पूरी तरह यहाँ से कबाड़ में और आधे से ज्यादा सामान इसका यहाँ पर चोरी चला गया है। तो एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है, जिस तरीके से कि यहाँ पर नहर बनती है, किसानों से जमीन अधिग्रहण होती है, उसका मुआवजा मिलता है, लेकिन वो नहर गायब हो जाती है कहीं ना कहीं। अब नहर केवल कागजों में है और वो नहर यहाँ पर गायब हो चुकी है। न्यूज 18 ने जब इसकी पड़ताल की, तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस नहर की जो यहाँ से जगह थी उस पर कई लोगों का कब्जा है और आज नहर गायब है। दरअसल बेतवा नदी के पास बनी नहर वक्त के साथ शहर के करीब आ गई, अतिक्रमण का शिकार हो गई। नहर के पास कई कॉलोनियां कट गईं और नहर पर अवैध कब्जा हो गया। हालांकि नहर के लिए बनाए गए चैम्बर और अशोक सागर परियोजना के कर्मचारियों के क्वार्टर अभी भी मौजूद हैं। यानी विभाग मूक दर्शक बन नहर को विलुप्त होते देखता रहा। देर क्या गया, किसानों ने अपने पुकुर पार के अपने काम में ले ली। कुछ कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी पीछे कट रही है। कोई पचौरी जी है वो काट रहे हैं। विभाग का यहाँ पर क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन नहर यहाँ पर मौके से गायब है। तो बड़ा मामला है कि कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है, उजागर हुआ है, तो इसकी किस तरीके से गंभीरता से यहाँ पर जांच होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं विदिशा कलेक्टर की माने तो राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर कब्जा हुआ तो जमीन से हटाया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, उन दोनों ही विभागों के अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इसकी पड़ताल के लिए प्रेषित किया हुआ है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आएगी उसके बाद में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। संबंधितों ने यदि कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको भी हटाया जाएगा। शहर वासियों और किसानों की पानी व्यवस्था के लिए नहर का निर्माण किसानों से जमीन अधिग्रहण कर किया गया था, लेकिन ये एक उम्दा उदाहरण है कि कैसे जनहित के प्रोजेक्ट भी जमीन पर उतरने के बाद भी विभागों की लापरवाही से गायब हो जाते हैं, बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं होती। रायसेन से दिनेश यादव, न्यूज 18।
पुलिस से बचने के लिए अपराधी कई तरकीबें आजमाते हैं, अपनाते हैं, लेकिन अंबिकापुर में तो एक बदमाश ने हद पार कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ऐसी जगह जाकर शरण ली, या कह सकते हैं कि ऐसी जगह जाकर वो छिप गया कि पुलिस भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो लंबे हाथों ने बदमाश को खोज निकाला, बाहर निकाला और फिर वापस थाने पहुंचा दिया। देखिए। कानून से बचने के लिए अपराधी क्या क्या तरकीब नहीं निकालते। जुर्म के बाद छिपने के लिए फॉरेन तक भाग जाते हैं, लेकिन नाले में शायद ही कोई अपराधी छिपता हो। अब जरा इधर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि नाले की सफाई तो नगर निगम की ड्यूटी है, तो आखिर पुलिस नाले के पास खड़ी क्या कर रही है? दरअसल पुलिस की ये ड्यूटी है। एक शातिर ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस गई। आरोपी तस्कर पुलिस से बचने के लिए नाले में जा छिपा। तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां एक ड्रग तस्कर पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया था और भागकर नाले में जा छिपा। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी पाताल में भी क्यों न छिप जाए, पुलिस ढूंढ ही निकालती है। ये तो बहरहाल नाली ही है। पुलिस को चकमा देने की तस्कर की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई। तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। उज्जैन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से सब्जियां मंडी में पहुंच नहीं पा रही हैं, या कम मात्रा में पहुंच रही हैं। इस वजह से कीमत बढ़ गई है। मेथी थोक में 70, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो है। धनिया पत्ती जो है थोक मंडी में 100 रुपए, तो बाजार में 130 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर थोक मंडी में 60 का है, जबकि खुदरा व्यापारी इसे 80 से 100 रुपए किलो में बेच रहे हैं। भिंडी के दाम भी जान लीजिए। भिंडी 60 रुपए, जबकि आलू 35 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मिर्च जो बहुत जरूरी होती है 60 रुपए की थी, लेकिन अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो इसकी कीमत हो चुकी है। उज्जैन शहर में सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो भाई किसान फसल को बोना भी शुरू कर दिए हैं। तो इसी के कारण उज्जैन में सब्जी की आवक कम होने के कारण आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो जो है 100 रुपये से 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। इसी के साथ धनिया जो है, जो खाने का स्वाद बढ़ाता है, वो 200 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। मिर्ची है वो 80 रुपये के आसपास बिक रही है। ऐसे तमाम सब्जियां हैं जो जिनके दाम बढ़ चुके हैं, और जो आम जनता है वो जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं, इसमें जो है सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं लगातार। जो है अभी मंडी में हम गए थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो थोक व्यापारी जो थोक में सब्जी देते हैं, इसके बाद बाजार में आती है, तो स्वाभाविक है कि 20 से 25 रुपये जो है बाहर आते ही बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आम जनता की जेब पर भार तो पड़ ही रहा है, और सब्जियों के जो है दाम अभी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। पानी ज्यादा गिरने की वजह से अब क्या है कि भैया सब्जी के दाम बढ़ते ही जाएंगे। आज गिलकी 40 से 50, लौकी 25 से 30, बैंगन 25 से 30, फली 150 रुपए किलो, धनिया 80 से 100 रुपए किलो, टिंडा 40 से 50 रुपए किलो। और भिंडी और टमाटर की बात की है, टमाटर में भी बढ़ोतरी होती जा रही भैया, 40 से लगा के 50 रुपए किलो हो गया। और भिंडी 40 रुपए किलो। या बारिश में तो रेट बढ़ते ही है ना, क्योंकि गर्मी खत्म होने के बाद बारिश लगती है तो रेट में उतार चढ़ाव आ ही जाता है। खेत खाली हो जाते हैं, सोयाबीन बो देते हैं किसान। अभी सभी हाई रेट है, सभी टमाटर 80-100 है, धनिया 200 रुपए है। मैं अभी टमाटर लेने आया था, तो एक तो 80 रुपए किलो बताया, एक 100 रुपए किलो बताया है, और धनिया भी काफ़ी महंगा बता रहे हैं, 200 रुपए किलो, और गिलकी भी महंगी बता रहे हैं। तो अभी तो कम हो जाना चाहिए भाव, पर कोई कमी आ नहीं रही है, और सतत मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से और बढ़े हैं भाव। लड़कियों को आपने प्लेन उड़ाते देखा होगा, लेकिन कभी किसी बेटी को जेसीबी चलाते हुए देखा है? राजनांदगांव की दमयंती जेसीबी चलाती हैं और लोग इन्हें जेसीबी दीदी के नाम से जानते हैं। इनका हुनर इतना कमाल का है कि जापान ने भी इन्हें न्योता भेजा है। देखिए जरा। कोई भी फील्ड हो, बेटियां बेटों से कम नहीं।
बेटियां उन सभी क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हैं जिनमें अब तक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। राजनांदगांव की दमयंती सोनी को देखिए। इलाके में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर हैं दमयंती। लड़कियों को कार चलाते, जहाज उड़ाते देखा होगा आपने, लेकिन जब लोग दमयंती को जेसीबी चलाते देखते हैं तो हैरत में रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खैरझिटी की रहने वाली 61 साल की दमयंती जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। दमयंती अपने पति की मौत के बाद 2012 से ही जेसीबी चला रही हैं। शान से अपना परिवार चला रही हैं, अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत से दमयंती महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। जेसीबी दीदी का जलवा छत्तीसगढ़ से लेकर जापान तक है। जी हां, दमयंती जापान में अपना कमाल दिखाने वाली हैं। इन्हें पहले भी जापान से निमंत्रण मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से जापान नहीं जा पाई थी। हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान दमयंती ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी बात रखी थी। सीएम ने दमयंती को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया है। दमयंती अब जापान में आयोजित एक्सपो में भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। कि मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे, शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफर आता है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर, तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो दमयंती का हुनर अब जापान भी देखेगा। राजनांदगांव की ये बेटी जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही है, प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है, मान भी बढ़ा रही है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।